हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्लीपी क्लासेस। आज हमारा डे थर्सडे, तो आज हम करेंगे इकोनॉमी के क्वेश्चंस। आज हम कंटिन्यू करेंगे जैसे हमने लास्ट वीक किए थे कुछ क्वेश्चंस बैंकिंग एंड मनी सेक्टर पे, तो आज हम वही उसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, 5 क्वेश्चंस आज के हम देखते हैं। अच्छे क्वेश्चन है आज के। ओके, पहला क्वेश्चन कोऑपरेटिव सेक्टर। हमने पॉलिटी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड अब हमने इकोनॉमी में कवर कर रहे हैं बिकॉज ये बहुत फेवरेट टॉपिक है, गवर्नमेंट इस पे बहुत फोकस कर रही है, तो हम देखेंगे आज क्यों। राइट, ये क्वेश्चन पहला। सेकंड क्वेश्चन, अब गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली बजट में भी अनाउंस किया था डिजिटल करेंसी, एक नई टाइप ऑफ करेंसी लेके आ रहे हैं हम। तो एक क्या है, अब फिएट मनी, रिप्रेजेंटेटिव मनी, ये सब टर्म्स आ रही है, डिजिटल एसेट्स, डिजिटल मनी, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन फ्रेम करा गया। प्लीज आप ट्राई करिए। ओके, थर्ड, हम बैंकिंग सेक्टर, बिकॉज हमारे क्या जो मेन कमर्शियल बैंक्स है वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वी आर गोइंग फॉर डिफरेंशिएटेड बैंकिंग, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ये फ्रेम किया हुआ है। ऑलराइट, देन मनी मल्टीप्लायर, ये बहुत न्यूज़ में रहता है और ये एक्चुअली गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट, बिकॉज अगर बैंक को रिवाइव करना है तो मनी मल्टीप्लायर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इस पर यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा है, हमने इसी से रिलेटेड पहले क्वेश्चन भी किया था बैंकिंग टॉपिक में लास्ट वीक, तो उसी की कंटिन्यूटी में क्वेश्चन है ये। प्लीज ट्राई कीजिए। देन फिफ्थ क्वेश्चन, एनबीएफसी, नेशनल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, सॉरी तो बेसिकली ये भी न्यूज़ में है, बिकॉज गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट इट्स ओन एनबीएफसीज एंड ऑल्सो टू सपोर्ट द बैंक्स इन ऑर्डर टू इंश्योर द फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन दीज। सो बेसिकली इसको ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाया गया। प्लीज 5 क्वेश्चन है ये, वीडियो पॉज करो एंड प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ये किस पे है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। हमें पता है कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, हम बैंकिंग सेक्टर को हमने डिवाइड कर रखा है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, देन वी हैव कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स इसको भी हम डिवाइड करते हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट के बेसिस पे, जैसे आप देख सकते हो डायग्राम में। तो बेसिकली बैंकिंग सेक्टर, शेड्यूल्ड बैंक्स, अनशेड्यूल्ड बैंक्स। शेड्यूल में कौन कौन से आते हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जिसमें एसबीआई वगैरह, प्राइवेट सेक्टर, ये सब आ गया। देन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं रूरल एंड अर्बन। राइट, ये न्यूज़ में भी था, आई होप मैंने केस पूछा था, उस केस का नाम क्या है, राजेंद्र शाह केस, जिसमें 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के कुछ प्रोविजंस सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिए। ओके, रिवाइज के लिए आप फिर से भी बता सकते हो मुझे, लाइक अगर आप भूल गए हो तो प्लीज़ बताओ। सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, उसको रेगुलेट कौन करता है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, उसको रेगुलेट कौन करता है, आपकी रिविजन ही होगी। ओके, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, तो इसमें क्या है, बेसिकली 2 तरह के लोन्स होते हैं, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में कौन कौन से आते हैं, वी हैव हायरार्की, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमने अभी देखा, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, देन वी हैव प्राइमरी लेवल पे, दैट मीन्स प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिन्हें हम PACS बोलते हैं। ऑलराइट, सो बेसिकली DCCB, बेसिकली हायरार्की होगी, स्टेट SCCB, उनके नीचे DCCB, फिर उनके नीचे PACS। तो बेसिकली DCCB रेगुलेट एंड सुपरवाइजेस DCCB, सॉरी PACS। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है। ऐसी लॉन्ग टर्म के लिए हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव बैंक्स जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट देते हैं वो आते हैं SCARBS एंड PCARBS, बेसिकली एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट क्रेडिट। तो स्टेट एंड प्राइमरी ये 2 आते हैं, S मीन्स स्टेट, P मीन्स प्राइमरी। ऑलराइट, ये प्लीज़ ध्यान में रखना, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ये डिफरेंशिएशन भी यूपीएससी पूछ सकती है। ऐसी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, सिंगल, ये सिग्नल नहीं आएगा, सॉरी सिंगल आएगा, सिंगल स्टेट एंड मल्टी स्टेट, ये ध्यान में रखना, सिंगल स्टेट एंड मल्टी स्टेट, आप देख सकते हो ऐसे होएगा, हाँ, सिंगल स्टेट एंड मल्टी स्टेट। राइट, ओके, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दे गाइड एंड सुपरवाइज PACS, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ये न्यूज़ में क्यों है कोऑपरेटिव्स, बेसिकली हमें एग्रीकल्चर इकॉनमी रिवाइव करना है, बिकॉज एग्रीकल्चर इकॉनमी ही हमें सर्वाइव कर सकते हैं, बिकॉज हमारी मेजर इकॉनमी, मेजर एम्प्लॉयमेंट, तो सब कुछ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, रूरल सेक्टर बेसिकली। तो रूरल सेक्टर हमें रिवाइव करना बहुत जरूरी है, बिकॉज
कोऑपरेटिव बैंक्स किस पे फोकस करते हैं? एग्रीकल्चर लोन्स एंड रूरल सेक्टर्स। तो हमें ये रिवाइव करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इससे अगर डिमांड इंक्रीज होगी ऑब्वियसली इकॉनमी फिर से वापस सस्टेनेबल साइकिल पे आ जाएगी। अदरवाइज जब तक डिमांड नहीं होगी, अदरवाइज क्या रहेगा, डिमांड सप्लाई ऑफ गुड्स है पर डिमांड नहीं रहेगी, हमारी इकॉनमी रिवाइव नहीं होगी। इसी से रिलेटेड मनी मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट है, अभी हम देखेंगे। तो ये है बेसिकली। तो बेसिकली अब इसके लिए क्या है, इशू क्या है, जो मेजर शेयर जा रहा है, जो मेजर शेयर एग्रीकल्चर लोन्स का है, तो वो मेजर शेयर किसका है? शेड्यूल बैंक्स का है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, सॉरी नॉट कोऑपरेटिव, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, इनका मेजर शेयर है। और हमें पता है ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक जैसे SBI वगैरह, इनकी रूरल रीच बहुत कम है, बैंकिंग फिजिकल ब्रांच है नहीं वहाँ पे। तो इसलिए इनको सप्लीमेंट करने के लिए और इनसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कोऑपरेटिव बैंक्स को रिवाइव करना पड़ेगा ताकि वो लोन्स प्रोवाइड करे। और ये क्या, दीज कोऑपरेटिव्स आर ओन्ड बाय कस्टमर्स ओनली, तो इनको अपने गांव के आसपास के लोगों के बारे में पता भी होएगा, तो ये लोन रिकवर भी कर सकते हैं और दे भी सकते हैं, और मोर बाय इंटरेस्ट रेट भी रीजनेबल रख सकते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है ये कोऑपरेटिव्स को रिवाइव करना। तभी गवर्नमेंट का फोकस क्या है? कोऑपरेटिव्स, तभी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सेटअप किया। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मेजर शेयर किसका है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का। तो यही बेसिकली आपको आइडिया देना था, इसलिए क्वेश्चन फ्रेम किया था। तो मेजर शेयर क्या बेसिकली? शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का है, फिर DCCB का, फिर रीजनल रूरल बैंक्स, इनका है। तो आप देख रहे हो ये है बेसिकली। ओके, सो आंसर ओनली वन वुड बी करेक्ट। तो और फंक्शंस अगर हम देखें क्या क्या करता है ये, इट कोऑपरेटिव्स, बिकॉज कस्टमर्स इकट्ठे आ रहे हैं, पूल कर रहे हैं, मनी सेटअप कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली इट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मेंबर सोसाइटीज। इट परफॉर्म बैंकिंग बिजनेस, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, चेक्स लेंड भी कर रहा है, तो बोथ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। देन इट एक्ट एज अ बैलेंसिंग सेंटर, दैट मीन्स फॉर द PACS, अगर PACS में शॉर्टेज ऑफ फंड हो जाए तो वो कौन प्रोवाइड करता है? DCCB गाइड करता है। एंड इट कैन अंडरटेक नॉन क्रेडिट एक्टिविटीज ऑल्सो, राइट, इंश्योरेंस वगैरह ये सब। ऑलराइट, दिस इज सेकेंड स्टेटमेंट। आप देख सकते हो 78 to 80% शेयर एग्रीकल्चर सेक्टर लोन्स में किसका है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। और ये वन ऑफ द रीजन भी है NPS राइज होने का। तो हमें हर एंगल से देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि कोऑपरेटिव्स रिकवर भी कर सकते हैं, सिर्फ हमें शेयर प्रोवाइड नहीं करना लो इंटरेस्ट पे, हमें लोन रिकवर भी करना है। तो लोन रिकवर के लिए बेस्ट मॉडल हमें क्या दिख रहा है? कोऑपरेटिव्स, बिकॉज बैंक्स रिकवर नहीं कर पा रहे, बैंक से अगर उनकी प्रॉपर्टी वगैरह बेच बूझ के जो भी इश्यूज आ रहे हैं, या फिर हमें लोन्स राइट ऑफ करने पड़ रहे हैं, तो वो बर्डन किस पे आता है? सरकार पे आता है, लोन वेवर्स वगैरह ये सब। तो ये सब इश्यूज़ के ये सब हमारा फिजिकल डिपॉजिट इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम फार्मर्स को दे रहे हैं लोन तो रिकवर भी करना है, तो इसलिए बेस्ट मॉडल हमें कोऑपरेटिव दिख रहा है। तो इससे क्या होगा? NPS भी कम हो जाएगा हमारा। फिर बैंकिंग सेक्टर रिवाइव होगा तो ऑब्वियसली हमें क्रेडिट ईजी इंटरेस्ट पे मिलेगा। सो दिस इज द होल पिक्चर ऑफ द इकॉनमी। तो हमेशा पिक्चर ऑफ द इकॉनमी को ध्यान में रख के हमेशा चलना है। तो ये आपके सोल्यूशन भी बन सकते हैं जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कोई भी इकॉनमी का, राइट। ओके, देन फिएट मनी अभी बजट 2022-23 में अनाउंस किया था सरकार ने कि डिजिटल करेंसी हम लेके आएंगे, जिसको उनके डिजिटल रुपी। तो RBI को वो कर दिया, इसको एम्पावर कर दिया कि वो इशू कर सकते हैं। तो उसी में ध्यान रख के, तो बेसिकली कुछ टर्म्स होती है जो मनी से रिलेटेड। तो एक होती है फिएट मनी। फिएट मनी क्या होता है? देखो, फिएट मनी कोई भी एक वैल्यू है। सपोज एक हमारे हाथ में सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का है, वो क्या सिक्का अगर उस पर 1 रुपी ना लिखा हो और गवर्नमेंट के साइन हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है 1 रुपी पे, राइट, तो उस पर अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साइन ना हो तो वो तो सिर्फ एक मेटल ही है। अब उस मेटल को आप बेचने जाओ तो वो मेटल की वैल्यू 1 रुपी से भी कम होगी, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, राइट। यूजुअली हम कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं? हम यूजुअली निकल, कॉपर, देन वी हैव फेरेटिक, स्टेनलेस स्टील, हम ये सब मटेरियल यूज़ करते हैं, राइट, टू मेक। तो उनकी वैल्यू 1 से कम होती है। सो बेसिकली फिएट मनी क्या है? बेसिकली इट कैन बी फिजिकल मनी ऑल्सो, और इट कैन बी लीगल और नॉन लीगल टेंडर। लीगल टेंडर क्या होता है? अगर उसकी बैकिंग सरकार दे कि दैट मीन्स वो सिक्का है और सरकार बोले कि नहीं, आज से इसकी वैल्यू क्या होगी? 100 रुपये, तो दैट मीन्स उसको सरकार की बैकिंग मिल गई और सरकार ने एक वैल्यू असाइन कर दी। तो आप वो कोई भी सिक्का लेके जाओगे तो 100 रुपये ही होएगा और कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता। लीगल टेंडर का ये होता है, अगर आप मुझे 100 रुपये दोगे तो मैं आपको डिनाई नहीं करूँगा, मेरे को एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे, राइट। तो ये है बेसिकली। सो बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट इज बोथ फिजिकल मनी एंड लीगल टेंडर एंड इज बैक्ड बाय नेशंस गवर्नमेंट, दैट मीन्स गवर्नमेंट ने बैक किया। अगर गवर्नमेंट बैक नहीं करती तो लीगल टेंडर नहीं होता। फर्स्ट इज करेक्ट। देन ऐसे कुछ हम मनीज लेके आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव मनी, जैसे आजकल आप यूज़ कर रहे हो क्रेडिट कार्ड वगैरह, वो क्या है? वो भी एक
एक तरह से नोट या करेंसी आप यूज़ कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड आप दिखाते हो, स्वाइप करते हो, पैसा यूज़ कर सकते हो। सो इट्स ए रिप्रेजेंटेटिव मनी। पर इसमें एक्चुअली डिफरेंस क्या है फिएट और रिप्रेजेंटेटिव में? जो रिप्रेजेंटेटिव मनी है इट इज़ नॉट बैक्ड बाई लाइक क्या फिएट मनी इज़ नॉट बैक्ड बाई फिजिकल मनी कमोडिटी। ये ध्यान रखना कि आपने गोल्ड रखा बैंक के पास फिर वो आपको पैसा दे रहा है, ऐसा नहीं है। तो फिएट मनी के सिर्फ गवर्नमेंट की बैकिंग, आप उसको यूज़ कर सकते हो, जितना आप अर्न करो तो आपको 100 रुपये मिलेगा। रिप्रेजेंटेटिव मनी में क्या है, यू आर बैक्ड बाय फिजिकल कमोडिटी। दैट मीन्स आपने, या फिर ऐसे लगा लो आपने गोल्ड डिपॉजिट किया, उसके बेसिस पे जो उसकी वैल्यू होगी उसके बेसिस पे बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया या डेबिट कार्ड दे दिया कि आप यूज़ करो। 100 रुपीज़ का गोल्ड है तो 100 रुपीज़ आप यूज़ कर सकते हो। तो इट्स वो मनी के रिप्रेजेंट कर रहा है गोल्ड को, right? So that is a representative money. So it is always backed by physical commodity. Fiat money is not backed by physical commodity. ये ध्यान रखना बस। So basically representative money हम पहले यूज़ करते थे, आज के टाइम भी यूज़ होता है, पर ज़्यादा यूज़ होता था ये 1970 से पहले। उसके बाद हम फिएट मनी पे मूव करेंगे। तो आंसर वुड बी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो प्लीज़ ध्यान में रखना ये, राइट। सो फिएट मनी इज अ फॉर्म ऑफ करेंसी दैट इज डिक्लेयर लीगल टेंडर। तो लीगल टेंडर के बेसिकली इट इज़ बैक्ड बाय कंट्रीज गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ फिजिकल कमोडिटी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये है बेसिकली, राइट। एंड वैल्यू ऑफ फिएट मनी इज नॉट डिटरमाइंड बाय द मटेरियल विद विच इट इज मेड ऑफ, दैट मीन्स जो सिक्का जिसका बना हुआ है, ये ध्यान रखना। रिप्रेजेंटेटिव मनी, गवर्नमेंट प्रोड्यूस मनी बैक्ड बाय फिजिकल कमोडिटी, ये ध्यान रखना। ये आप बेसिक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप रीड कर सकते हो अबाउट फिएट मनी एंड रिप्रेजेंटेटिव मनी, वही सेम चीज़ है बस थोड़ा सा इलैबोरेट किया हुआ है, राइट। देन फिएट मनी और लीगल टेंडर में क्या डिफरेंस है? फिएट मनी इज अ टाइप ऑफ लीगल टेंडर ओनली, ये ध्यान रखना। ऑलराइट, डिफरेंशिएटिव बैंकिंग, बिकॉज हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन अचीव करना है। ये मैंने आपसे लास्ट टाइम भी पूछा था कि बैंकिंग के थ्रू हम क्या अचीव करना चाहते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन मैंने टूल्स भी पूछे थे, आप सबने बताया था, तो सही आंसर था, राइट। इट्स गुड दैट यू ऑल आर शेयरिंग एंड लर्निंग। ओके, सो डिफरेंशिएटिव बैंकिंग, ये बेसिकली नचिकेत मोर कमेटी ने रेकमेंड किया था 2013 में, और आरबीआई ने उसके बाद इंप्लीमेंट किया है। तो दो टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंकिंग जो आज के टाइम हमें दिख रहे हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक आपने देखा पेटीएम वगैरह यूज़ करो, एयरटेल पेमेंट बैंक, देन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये भी क्या है, पेमेंट बैंक है। तो आज के टाइम ये हम किसके लिए यूज़ करें? स्मॉल ट्रांजेक्शन के लिए। चाहे आप चाय पीने जा रहे हो, 10 रुपये की चाय है तो 10 रुपये का आपको नोट निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप ये छोटी ट्रांजेक्शन कर सकते हो पेमेंट बैंक से। सो ये है बेसिकली बेनिफिट। तो बेसिकली डिफरेंशिएटेड बैंक्स और मेन कमर्शियल बैंक्स में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है इनमें शेड्यूल बैंक्स में कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हर तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है आपको, पर डिफरेंशिएटेड बैंक्स आपको लिमिटेड प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे पेमेंट बैंक लेंड नहीं कर सकता, वो क्या कर सकता है, पैसा आपसे ले सकता है, ट्रांजेक्शन अलाउ कर सकता है, पर चेक नहीं इशू करेगा, क्रेडिट कार्ड नहीं इशू करेगा। रादर वो पैसा जो कलेक्ट किया उसको म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये है बेसिकली डिफरेंस, राइट। तो हर तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते, इसलिए हमने नाम रखा डिफरेंशिएटेड बैंकिंग। तो फर्स्ट इज करेक्ट, देन इंडिया पोस्ट पेमेंट अभी बताते हैं पेमेंट बैंक का है, तो थर्ड इज करेक्ट। देन सेकंड ऑप्शन ये क्या बोल रहा है, इट कंप्राइजेज अ सेट ऑफ मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस दैट ऑपरेट पार्शली आउटसाइड द ट्रेडिशनल कमर्शियल बैंकिंग। तो ये क्या बेसिकली, दिस इज रॉन्ग, इट इज़ नॉट आउटसाइड द कमर्शियल बैंकिंग, इट इज़ लिंक्ड विद द कमर्शियल बैंकिंग एंड रेगुलेटेड बाय आरबीआई। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इट इज़ रिलेटेड टू शैडो बैंकिंग, जो आजकल एक ये भी न्यूज़ में बहुत आ रहा है, जैसे एनबीएफसी वगैरह, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये सब क्या है, शैडो बैंकिंग का पार्ट है। जो आउटसाइड ट्रेडिशनल बैंकिंग है दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई और मे बी नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ऑलराइट। तो बेसिकली ये क्या, ये बैंक को सप्लीमेंट करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में। कभी कभी जैसे रूरल एरियाज में, आजकल रूरल एरियाज में क्या है, कमर्शियल बैंक से ज़्यादा रीच किसकी है, एनबीएफसीज की। तो जब से एनबीएफसी क्राइसिस हुआ है, IL&FS क्राइसिस सुना होगा आपने, जब से क्राइसिस हुआ है, तो ये मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था आपसे कि इस क्राइसिस का रीज़न क्या है, जब हमने ऑपरेशन ट्विस्ट किया था। तो IL&FS क्राइसिस, तो इस क्राइसिस में क्या हो रहा है, इसकी वजह से अब क्या, ये लैंडिंग नहीं, ये पैसा नहीं दे पा रहा लोगों को, तो रूरल के पास पैसा नहीं आ रहा, उसकी वजह से क्या हो रहा है, अब पैसा नहीं मिल रहा उन्हें, तो इसकी वजह से डिमांड कम होगी। दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न वाई ऑटोमोबाइल सेक्टर क्रैश कर गया इंडिया में, अब ग्रो ही नहीं हो पा रहा, तभी हार्वर्ड, फॉर्ड ये सब लीव कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये रीजंस है। तो बैंकिंग के साथ साथ एनबीएफसी भी बहुत ज़रूरी है, ऑलराइट। सो दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ सेकंड स्टेटमेंट, शैडो बैंकिंग की डेफिनेशन है, नॉट डिफरेंशिएटेड बैंकिंग। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो आंसर वुड बी 1 and 3 आर करेक्ट, राइट। तो आप ये रीड कर सकते हो बेसिकली
they offer limited range of services and two types of differentiated banking, SFB and PB. Right? Nachiket More Committee, shadow banking है जो they are basically set of market and institutions that operate outside a traditional commercial banking. इसके examples हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, रिटेल NBFC, लिक्विड डेट म्यूचुअल फंड्स, ये सब आ गए. राइट. ऑलराइट. ओके. मनी मल्टीप्लायर, ये न्यूज़ में क्यों है? बेसिकली मनी मल्टीप्लायर क्या है? बेसिकली अब देखो क्या होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है मनी मल्टीप्लायर. बैंक्स हमसे डिपॉजिट ले रहा है. अब बैंक के पास 100 रुपये आ गया, 100 उसके अकाउंट में पड़े हैं, वो यूज़ नहीं कर रहा, उसको पता है ये अकाउंट उसमें ही पड़े रहेंगे. अब वो 100 से क्या करेगा? मनी मल्टीप्लाई करेगा. वो उसको पता है 100 रुपये है, तो वो क्या करेगा? 100 का 110 बना देगा. कैसे? उसने एक को 50 का लोन दे दिया, एक को 60 का लोन दे दिया, क्योंकि उसे पता है कि अगर जो 60 रुपीज़ वाला जो लोन है वो उसकी बैकिंग है, 100 रुपये उसके अकाउंट में पड़ा है, अगर वो नहीं भी देता वो उस 100 में से 60 यूज़ कर लेगा. ऐसे ही उसने 50 अगर नहीं पे करता तो जो 100 रुपये उसके अकाउंट में पड़े उसको 50 को यूज़ कर लेगा. तो बेसिकली क्या कर रहा है, वो उसके अकाउंट में पैसे कम है पर उससे वो मनी मल्टीप्लाई कर रहा है. एक्चुअल में उसने कोई करेंसी नहीं क्रिएट की कि 100 रुपये उसके अगर नोट पड़ा है 100 का, तो उसने 110 का करेंसी नहीं क्रिएट की, मतलब कि उसने 100 का नोट और 10 का नोट क्रिएट कर दिया. ऐसा कुछ नहीं किया. उसने बस वर्चुअली एक क्या किया, उस 100 के नोट के बैकिंग के बेसिस पे 110 रुपये की वैल्यू क्रिएट कर दी. ये किया उसने. तो दिस इज मनी मल्टीप्लायर. तो बेसिकली डिपेंड किस पे करता है कि कितना बैंक के पास पैसा पड़ा है, उस पर डिपेंड करता है. तो ऑब्वियसली अब क्वेश्चन क्या बोले, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फर्स्ट लाइन. तो बेसिकली क्या है जो मनी मल्टीप्लायर में है, अब बैंक अगर हम डिपॉजिट करेंगे तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा होएगा, तो ज़्यादा पैसा होएगा तो ऑब्वियसली करेगा एक वो उसकी ज़्यादा कैपेसिटी होगी मनी मल्टीप्लाई करने की. तो ऑब्वियसली मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. अगर हम एक और स्टेटमेंट था, उसमें ऑप्शन था अगर हम कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज कर दें. कैश रिजर्व रेशियो, पहले मुझे बताओ कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है वीडियो पॉज करके, और अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज करते हैं हम तो मनी मल्टीप्लायर पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा. प्लीज मुझे ये वीडियो पॉज करके बताओ, बिकॉज ये यूपीएससी का क्वेश्चन था. ओके. तो ये है. देन सेकंड स्टेटमेंट, ये बिकॉज दिस इज अ कंसर्न, बिकॉज अब के हम पैसा बैंक से निकाल के हम कहाँ जा रहे हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स पे, पेंशन फंड्स पे जा रहे हैं. तो गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है कि हम वहाँ पे भी टैप करें पैसा, पर बैंकिंग को भी जाए. तभी बैंक गवर्नमेंट तो चाहता है कि चलो अगर स्मॉल सेविंग स्कीम्स में पैसा आ रहा है तो वो उसको आगे यूज़ करता है, वो गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया तो फिजिकल डेफिसिट कम होएगा. देन पर बैंक चाहता है कि हम, बैंक को कंपटीशन मिल रहा है स्मॉल सेविंग स्कीम से, बैंक चाहते हैं कि वो जो डिपॉजिट है वो हमारे पास है, ना कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स में जाए. तो ये इशू आ रहा है. तो एक बैंक्स ने भी रेज किया इशू कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स का इंटरेस्ट रेट कम करो, ताकि वो एट पावर ऑफ बैंकिंग इंटरेस्ट रेट हो और बैंक में डिपॉजिट हो पैसा. राइट. तो अब हमें इसकी वजह से क्या आ रहा है, एक्चुअली क्या था, हमारा मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज हो रहा था. बैंकिंग हैबिट्स हैव बीन इंक्रीजिंग सिंस 1990s, जब से हमने लिबरलाइज किया इकोनॉमी, प्राइवेटाइजेशन, LPG रिफॉर्म लेके आया. तो नए बैंक्स आगे, नए इंटरेस्ट रेट मिल रहे हैं, हाई इंटरेस्ट रेट, तो बैंक पे डिपॉजिट हो रहा है. पर जब से डीमोनेटाइजेशन हुई है 2016, उसके बाद से क्या हो गया, लोगों ने अब पैसा अपने पास रखना शुरू किया, अब बैंक में नहीं रख रहे, बिकॉज बैंक में NPA राइज हो रहा है, बैंक से विड्रॉ करने के इश्यूज हो रहे हैं. अभी रिसेंटली जैसे एक महाराष्ट्र बैंक था PMC बैंक, उसमें क्राइसिस थे, कोऑपरेटिव महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक. तो लोगों को इशू आ रहे विड्रॉ करने में पैसे, तो वो बैंक में डिपॉजिट ही नहीं कर रहे. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, मनी मल्टीप्लायर अब डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया. सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो मनी मल्टीप्लायर 2016 तक इंक्रीज हो रहा था, फिर अब डिक्रीज हो रहा है. तो ये ध्यान में रखना. सो आंसर वुड बी वन ओनली करेक्ट. ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, प्लीज अच्छे से समझ लो ये कॉन्सेप्ट. और मनी मल्टीप्लायर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो मनी मल्टीप्लायर बेसिकली सिंपल डेफिनेशन होती है, इट इज़ अ ब्रॉड मनी टू रिजर्व रेशियो. ब्रॉड मनी क्या होता है, M3 हम बोलते हैं, याद करो M3. और रिजर्व मनी क्या होता है, M0. तो इसका रेशियो M0 जो हम बैंक के साथ डिपॉजिट, हमने करेंसी विद द पब्लिक, और जो हमने RBI के साथ डिपॉजिट रखा हुआ है बैंक ने, तो वो कम होना चाहिए. और M3 क्या, जो M0 प्लस जो हम डिपॉजिट करा रहे हैं बैंक के पास, वो M3 होता है ब्रॉड मनी. तो बेसिकली ब्रॉड मनी ज़्यादा होना चाहिए, बैंक के पास ज़्यादा पैसा होएगा. तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन था. इजी कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला देख के हम डर जाते हैं, डरना नहीं है, थोड़ा लॉजिकली लगाओ, देखो क्वेश्चन इजी है. फिर ये राइट, ये आप पढ़ सकते हो जो मैंने अभी समझाया आपको. ये थोड़ा मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी थी आप लोग के लिए, तो आप
रीड कर सकते हो, थोड़ी इलैबोरेट है, जो मैंने समझाया वही है, राइट। ओके, लास्ट क्वेश्चन, एनबीएफसीज। एनबीएफसीज क्या होते हैं? बेसिकली देखो, एनबीएफसीज क्या है, दीज आर आउटसाइड द ट्रेडिशनल बैंकिंग। तो कुछ एनबीएफसीज को आरबीआई रेगुलेट करता है, कुछ को नहीं करता है, ऑलराइट। तो आरबीआई जब रेगुलेट करता है तो इट डजंट रेगुलेट अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इट रेगुलेट्स अंडर विच एक्ट, प्लीज मुझे बताओ वीडियो पॉज करके। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, पर एनबीएफसीज कौन से एक्ट के अंडर आते हैं मुझे बताओ वीडियो पॉज करके। ओके, तो थर्ड इज रॉन्ग, तो ऑब्वियसली सी एंड डी तो वैसे ही रॉन्ग हो गए, तो 2 तो डेफिनेटली करेक्ट है, 1 को देखना हमें। सो वो क्या बोल रहे हैं, इट कैन नॉट यूज डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स टू रेज फंड्स। देखो एनबीएफसी का क्या होता है, इट कैन नॉट एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट, बट टू रेज फंड्स इट कैन इशू बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट शुड इट क्या होना चाहिए था इसकी जगह, इट कैन यूज, नॉट, ध्यान रखना। तो फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड क्या बोल रहा है, इट कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ, ऑब्वियसली चेक इशू नहीं कर सकता ये, राइट, ध्यान रखना। ये कुछ फैक्ट्स होते हैं एनबीएफसी और बैंक को डिफरेंशिएशन के। तो प्लीज़ मुझे बताओ बैंक्स और एनबीएफसी के डिफरेंस क्या क्या है, आपको आइडिया होना चाहिए। एनबीएफसी बहुत न्यूज़ में से हमने अभी देखा, IL&FS क्राइसिस, तो एनबीएफसी न्यूज़ में रहता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है फॉर दी फाइनेंशियल इंक्लूजन। एक्सप्लेनेशन आप रीड कर सकते हो, ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी हो गया, इससे रिलेटेड एक डिफरेंस आ गया। देन कौन सा एक्ट है जो क्वेश्चन पूछा था उसका भी आंसर आ गया, बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए, राइट। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा, न्यू कॉन्सेप्ट्स लर्न किए, कैसे हैंडल करने चाहिए क्वेश्चंस। इकोनॉमी को जितना इंटरलिंक करोगे, ब्रॉडर पिक्चर से देखोगे, उतना समझ आएगा आपको, राइट। तो हम टेस्ट सीरीज ला रहे हैं, टेस्ट सीरीज के बेसिकली यूपीएससी की टेस्ट के लेवल की टेस्ट सीरीज रहेगी। 3 लेवल ऑफ टेस्ट है, फंडामेंटल, एडवांस, फुल एंड टेस्ट। फंडामेंटल हम सिर्फ स्टैटिक पे कन्फाइन रहेंगे, एडवांस में स्टैटिक प्लस करंट अफेयर, फुल एंड टेस्ट होगा फुल सिलेबस टेस्ट। फंडामेंटल में एक सब्जेक्ट के 2 टेस्ट होंगे, हाफ ऑफ सिलेबस डिवाइड कर रखा है। एडवांस में एक सब्जेक्ट का एक फुल सिलेबस, राइट, ये रहेगा। आप जाओ पोर्टल पे, हमने फर्स्ट टेस्ट हमने वो कर रखा है, अपलोड कर रखा है, पॉलिटी का टेस्ट, पॉलिटी का फर्स्ट हाफ ऑफ सिलेबस, आप सिलेबस भी देख सकते हो, क्या कहते हैं पोर्टल पे, सॉल्व करो, क्वालिटी जज करो एंड यू कैन ज्वाइन। टेस्ट सीरीज की कॉस्ट रहेगी 4500, राइट। एंड दिस इज द लास्ट डे टू अवेल दी डिस्काउंट 15 AOG, कल से नहीं होएगा बिकॉज हम ऑलरेडी मतलब 31 तक था, तो ऑलरेडी आज फर्स्ट हो गया। चलो आप लोगों के लिए मैंने फर्स्ट को भी अलाउ कर दिया, राइट, 15 AOG। तो 4500 की टेस्ट सीरीज इट वुड कॉस्ट अराउंड 3500 आफ्टर अप्लाइंग दिस कोड 15 AOG, राइट। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आई होप दिस सेशन वॉज रियली हेल्पफुल टू यू। कोई डाउट है, कुछ भी है, प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई बैक टू यू। थैंक यू सो मच।